गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये यूनिट का नाम है। इसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर्स। सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट करंट से रिलेटेड है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, मैग्नेटिज्म आता है करंट में, करंट पास करने पे जो मैग्नेटिज्म आता है, उसको हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये होता है कि वो वाला स्पेस, वो वाला करंट कैरिंग कंडक्टर का चारों तरफ का वो वाला स्पेस, ऐसा कंडक्टर, कोई कंडक्टर्स ले लिया हमने, वायर्स ले ली और उसको हमने करंट पास करते हैं। जब हमने करंट पास की तो इसके चारों तरफ का वो वाला स्पेस, चारों तरफ का वो वाला स्पेस जहाँ पे हम इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ तक हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें या महसूस कर सकें, तो वो चारों तरफ का वो वाला स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी होती है कि चार्ज के वो चारों तरफ का स्पेस जहाँ पे हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकें। वैसे ही इसका है स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर्स जिसने करंट कैरी किया हो, उसके चारों तरफ का वो वाला स्पेस जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको एक हमारे साइंटिस्ट हैं ऑर्स्टेड, तो ऑर्स्टेड ने इसको प्रूव भी किया है। वो प्रूव एक बिल्कुल सिंपल मेथड से किया गया है, जैसे कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। किया क्या है कि ये जो है ये एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, इसमें हल्का मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेट है इसमें, तो चुंबकीय प्रभाव जिसको हम बोलते हैं इसमें है हल्का सा। और एक हमने वायर ली है ए बी हमने वायर ली है, जिसको इस चुंबक से हम ये बोले कि इस नीडल से, जो नीडल है, जो मैग्नेटिक नीडल इसको बोलेंगे हम, मैग्नेटिक नीडल, इससे ऊपर रखा है और करंट ए से बी की तरफ जा रही है। तो होगा क्या, जैसे ही हम इस मैग्नेटिक नीडल को इसके नज़दीक लेके आते हैं तो क्या होगा, ये कि जो साउथ, जैसे मान लो कि ये नॉर्थ हो, क्योंकि हमेशा ये भी ध्यान रखना है जो हम मैग्नेटिक नीडल्स को जब भी ये हमेशा शो जो डायरेक्शन करती है वो नॉर्थ टू साउथ ही करती है, नॉर्थ और साउथ ही करती है। जब हम इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो साउथ वाला पोर्शन जो होगा वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और नॉर्थ वाला पोर्शन जो होगा वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये हल्का सा मूव करेगा जब करंट ए से बी की तरफ जा रही है। और अगर हम इसको, इस करंट कैरी कंडक्टर को इसके नीचे की तरफ ले जाएं, यहाँ पे हम रखते हैं और करंट पास करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन, या हम ये बोलें कि इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट दूसरी साइड को होगा। ये क्या होगा, साउथ जो साउथ पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ मूव करेगा और नॉर्थ पोर्शन ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ये मूव क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस नीडल का मैग्नेटिक, या सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्योंकि मैग्नेट के नज़दीक लेके जाएंगे तभी ये इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब जब हमने इसको, इसके करंट कैरिंग कंडक्टर्स को इस नीडल्स के नज़दीक लेके गए तो हुआ क्या, ये डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब इसने इसके ऊपर असर दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर्स में मैग्नेटिक इफेक्ट था, तभी ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो ऑर्स्टेड फाउंड that when a wire AB carrying conductor current was held over the magnetic needle के ऊपर जब हम इसको रखते हैं NS नॉर्थ साउथ, the current passes from A to B, करंट पास करिए A to B, the north pole deflect towards the west, जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट वेस्ट की तरफ कर रहा है। जब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट वेस्ट की तरफ कर रहा है, मतलब ये ऐसे करेगा तो वेस्ट की तरफ जाएगा। इट मीन्स if the wire was hold below the magnetic needle, अगर हम इसके नीचे इसको रखते हैं, इट डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। इट प्रूव्स दैट, इट शोज़ दैट व्हेन द करंट इज पास थ्रू
कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस। अगर हम क्या शो करता है कि जब हम करंट को पास करते हैं किसी कंडक्टर्स में तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये ऑस्टेट है, एक सिंपल सा तरीका बताया गया कि मैग्नेटिक। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जैसे हमारे पास जैसे ये बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट का मतलब है एक मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। तो इसके हमेशा दो पोल्स होते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे हम वैसे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये हमेशा इसके दो ही पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो ये अगर जब हम इसको किसी धागे से लटकाएं, फ्रीली इसको लटकाएंगे तो है ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ से, और साउथ की जियोग्राफिकल साउथ। साउथ का मतलब जो हमारी अपनी डायरेक्शन होती है, जो हम इसको बोलते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये हमेशा अपने आप को होल्ड करेंगे, अपने आप घुमाते रहो। उसके लास्ट में जब ये रेस्ट में आएंगे, रेस्ट पे आएगा मैग्नेट, तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रुकेगा, होल्ड होगा, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है वायट-सेवर्ट्स लॉ। वायट-सेवर्ट्स लॉ में क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो वायट-सेवर्ट ने भी इसी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय बी। इसको हम हमेशा बी से डिनोट करते हैं, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं वायट-सेवर्ट्स लॉ पे। इट सेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ dl कैरिंग करंट I at a point at a distance r is given by dB is equal to KI/dl sin theta upon r square। कहने का मतलब, एक क्या करना है, एक हमने वायर ली है, एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर वायर बोल सकते हैं जिसको, जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने करंट पास, वो एक अलग शेप की ले ली हमने, एक डिफरेंट, जरूरी नहीं एक स्ट्रेट लाइन ही ले, एक डिफरेंट शेप की ली। तो उसमें हमने करंट पास किया, तो उसमें हमने एक छोटी सी लेंथ ली है ए और बी के बीच, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं इसको, एक छोटा सा पोर्शन, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा एलिमेंट्री पोर्शन होगा। इसके सेंटर से हमने क्या किया, एक पी पॉइंट रखा। पी पॉइंट का मतलब जहाँ पे हमने कोई मैग्नेट रखा या कोई और चीज़ रखी, या जिसका हम इसको एक्सपीरियंस कर सकें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकें, इसकी फील्ड को चेक कर सकें, या ये बोल सकते हैं हम। तो ये जो छोटा एलिमेंट्री पोर्शन है जिसकी लेंथ dl है, इसके ऊपर इतने से पोर्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, और इसको हम dB वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। स्मॉल पोर्शन के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, dl पोर्शन के लिए dB मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। डिस्टेंस था इसका r, और करंट थी I जो इसमें से पास की थी x से y की तरफ। तो ये बोलता है, स्टेटमेंट में बोलता है वायट-सेवर्ट्स की, अगर इस तरह की कोई हमारे पास कंडीशन आती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड dB यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू अ स्मॉल कंडक्टर, ये स्मॉल कंडक्टर AB ऑफ लेंथ dl, जिसकी लेंथ dl है, कैरिंग करंट I, जो कि I करंट कैरी कर रहा है, एट ए पॉइंट किसी पॉइंट के ऊपर, एट ए डिस्टेंस r, और किसी डिस्टेंस r के ऊपर, इज़ गिवन बाय। तो इसका जो फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है वो आता है dB इज इक्वल टू KI/dl sin theta upon r square, where k is the constant of proportionality। इसका प्रूफ है सॉरी, प्रूफ दिया गया है। अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए पॉइंट P इज ड्यू टू द करंट। बोलता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्मॉल dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई dB प्रोड्यूस हो रही है स्मॉल करंट से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड dB इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन मतलब dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड dl और फ्लो ऑफ करंट के बीच का जो एंगल बनेगा उसका साइन एंगल, दैट इज dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड द कंडक्टर्स और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, दैट इज dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इन्वर्सली में आया। कंबाइन करेंगे इन सब फैक्टर्स को तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r², ये आ गया। तो dB कांस्टेंट k आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, तो k की जो वैल्यूज़ होती है वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में होती थी
उसमें होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला। ये टी मीन्स टेस्ला है, एम्पियर इनवर्स टेस्ला एम्पियर, ये याद रखना है ये यूनिट इसका। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाए। इसके आगे ये है, इसके नीचे आपने नीचे की तरफ लिखना है। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और डी एल साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमने +1 में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो अब होगा किसके साथ, उसकी डायरेक्शन के साथ, आर की डायरेक्शन के साथ, और आर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स में होगा, दैट इज़ आर यूनिट वेक्टर्स कैप में लगाया। कैप अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इस कैप इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, हमेशा किसी भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये खत्म हो जाएगा, फिर आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट आपका देगा साइन थीटा की वैल्यूज अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी अब ये तो हो गया स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन की स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने एक्स से वाई तक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लेनी हो तो बी वेक्टर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, बी वेक्टर डी बी वेक्टर्स की इंटीग्रेशन बी वेक्टर्स हो गई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स ऑल, थैंक यू।